बहुत स्वागत, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। एक बार फिर मेहमानों का स्वागत। और आइए फिर एक बार पॉलिटिकल खबरों की शुरुआत करते हैं। और पहले मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव होना है वहां पर, लेकिन लड़ा ऐसे जा रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो। और देखिए क्या हो रहा है वहां पर, फिर वही रिजॉर्ट की दौड़। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने तीन सीट है, तीसरा कैंडिडेट भी दे दिया, जो कांग्रेस, जिसको जीतने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर हैं। लेकिन इतना तनाव हो गया कांग्रेस पार्टी को, क्रॉस वोटिंग का इतना डर हुआ कि कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कर्नाटका के रिजॉर्ट में जा रहे हैं, शिफ्ट किया जा रहा है इनको। बीजेपी के 2 और कांग्रेस की 1 कैंडिडेट की जीत यहां पर तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही तीसरे कैंडिडेट महेश केवट को उतारा तो वहां पर फिर कांग्रेस के कान खड़े हो गए। भोपाल से रवाना होने से पहले कांग्रेस के विधायकों से हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बात की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी बात की। जीतू पटवारी से पूछा, आप क्या विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर कोई चोर सामने खड़ा है तो अपनी तिजोरी भी छोड़ दें उसके सामने। तुम तिजोरी अपनी ले जा रहे हैं, चोर क्या करेगा? अब इनके साथ क्या होगा, विधायकों के साथ, बेचारों के साथ? आपको मालूम है, आपको लगेगा रिजॉर्ट है, ये मजे करेंगे। ये बिल्कुल मजे नहीं करेंगे, ये बहुत बोर होंगे वहां पे। मैं क्यों कह रहा हूँ, इनके पास फोन नहीं होगा, फोन नहीं है, इन सब के फोन ले लिए जाएंगे, इन सब की जासूसी की जाएगी, चौकीदारी की जाएगी कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन लोग अलग गुट बना के बैठे हैं, एक कमरे में कितने लोग हैं। सर नाश्ता भी कौन साथ कर रहा है उसको भी ध्यान रखिए। ये सब चीजें होंगी इनके साथ। ये इनके हाल विधायकों के लिए बड़ा कठिन वक्त है। रिजॉर्ट सोच के मत कहिए, आप सोचिए आप। लेकिन अब ठीक है, तिजोरी है तो तिजोरी की रखवाली के लिए इनको दूर ले जाया जा रहा है। और ये मीनाक्षी नटराजन है जिनको कांग्रेस ने उतारा है। मीनाक्षी जी का जाना तय था, पहले एक बार जा भी चुकी है मेरे साथ सांसद है मंदसौर से जी, मंदसौर के लोकसभा के मीनाक्षी नटराजन को दिया है कांग्रेस ने। और मजेदार बात है कि रेवंत रेड्डी पूरा मोर्चा संभाल रहे हो कि ये तेलंगाना की प्रभारी है। तो रेवंत रेड्डी ने कल फोन कहा कि सबको हैदराबाद अब तो दो ऐसे नेता हो गए उनके पास, रेवंत रेड्डी और डीके भी इसी काम के लिए जाने है ना, इसलिए तो अभी तो बने हैं। कर्नाटक में क्या दिक्कत है? सुन लेते हैं जरा विधायक क्या कह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है, सुनिए। और इस वक्त तस्वीरों में हमारे साथ रिसोर्ट पॉलिटिक्स के लिए जाते हुए विधायक सुरेश राजे दिखाई दे रहे हैं। सामान साथ में आपको दिखाई दे रहा है। सुरेश भाई कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पार्टी का निर्देश हो। बेंगलुरु तो है, हम भी साथ जो भी है, मेरे को ये जानकारी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं, सब साथ जा रहे हैं। तो वजह क्या है जाने की? नहीं, वजह तो साफ दिख रही है कि भाजपा ने जिस अंदाज में तीसरा कैंडिडेट दिया है और जो उनके पास संख्या बल नहीं है, वोटर नहीं है, उसके बाद जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं मनसा जाहिर होती है कि कुछ मामला गड़बड़ है। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जा रहे हैं। सर तैयारी हो गई? बिल्कुल। बेंगलोर का मौसम कैसा है? अरे जो तो नेता बताएंगे कहाँ ले जा रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं किया कहाँ ले जा रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं किया। जरूरत क्यों पड़ रही है जाने की? ये तो देखो, कांग्रेस हाईकमान जो निर्णय लेता है, हम लोग सिपाही हैं कांग्रेस के, हम उस निर्णय को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ गोहद से विधायक हैं केशव जी। सर तैयारी हो गई? बेंगलुरु का मौसम कैसा है? नहीं, बेंगलोर नहीं जा रहे हम। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, पचमढ़ी चले जा, कहीं जा रहे हैं। पचमढ़ी? अच्छा, पचमढ़ी सारे विधायक एक के साथ एक, जो आपके बचे हुए 64 विधायक हैं वो सारे? नहीं, अलग अलग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये तो अभी यही है, सब कोई बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं, डर नहीं है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, तो सब घूमने के लिए? भाई अपन घूमने के लिए, जब तक चुनाव 18 तारीख नहीं होना है तब तक कहीं नहीं जा रहे सब। हाँ, सब तक घूमना है। सब घूमेंगे डेली। यहाँ कौन से मंदिर जा रहे हो केशव भाई? यार पचमढ़ी जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। दर्शन करने? अच्छा, भगवान की बस उम्मीद बची है कि आपको लग रहा है कि ले जाएंगे बीजेपी पूरे? नहीं, कांग्रेस उस दल के नेता है हम लोग। हाँ। जिस दल के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजादी नहीं लड़ी है। हाँ। कांग्रेस का एक एक विधायक ईमानदारी से उस गरीब बहन के साथ है। एक तरफ तो फिर जाने की जरूरत क्या पड़ रही है कांग्रेस के विधायकों को? करेंगे क्या है यहाँ? रहना है तो घूमिए, यहाँ कहीं दर्शन करें। मतलब आपको डाउट तो है कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे? कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई स्वेच्छा से जा रहा है। बेंगलोर नहीं जा रहे? बेंगलोर भी जाएंगे, अगर हमारे सब लोग विधायक जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम प्रतिपक्ष नेता ही के घर जा रहे हैं। लोटस लग रहा है फिर से दोहराया जाएगा 2020? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी। और लाइन से अगर आप देखें तो तमाम जो विधायक है, हाँ, और ये तमाम जो हैं इस वक्त आपको विधायक हैं, ये विधायक विश्राम गृह में जाते हुए दिखाई दे। अमिताभ जी को सारे 64 मिल जाते विधायक तो वो सबसे ही बात कर डालते। 7, 8, 10 तो हमने ही आपको सुना दिए।
कोई कह रहा है भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन एक आध लोगों ने साफ साफ बता दिया कि अमिताभ जी ने आज बात कर ली, फिर 18 को ही दर्शन होंगे इनके भी। अब ये लौटेंगे 18 को। हाँ, ये बात सोच रहे हैं, कह रहे अब ये 18 को जो है वो वापस आएंगे। अब ये नौबत क्यों आन पड़ी है ये बताएंगे आपको। अरे कांग्रेस के पास तो एक्स्ट्रा नंबर है ना, 61 टोटल है उनके पास, 68 चाहिए। एक मैं आपको बताता हूँ बड़े से 228 टोटल एमएलए वहां पर, जिसमें से एक सीट के लिए 58 विधायक चाहिए आपके पास। भाजपा के पास 164 है, कांग्रेस के पास 64 है। 64 में से कांग्रेस के दो जो अयोग्य हो गए हैं, जो अयोग्य हो गए उसमें से राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा, ये कोर्ट से अयोग्य हो गए तो दो वोट नहीं करेंगे। तब भी 4 एक्स्ट्रा हैं। तो कांग्रेस के पास 62 बचे, तो कांग्रेस के पास 4 एक्स्ट्रा वोट है। एक भारतीय आदिवासी पार्टी का है, वो बीजेपी को वोट देने वाला ये तय है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि भाई सिर्फ 4 वोट है, 4 में से एक ध्रुवे एमएलए है, वो भारतीय जनता कांग्रेस से नाराज चल रही है। उसने खुल के कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी, तो वो बीजेपी को वोट देने वाली है। तो कांग्रेस के पास अब बचे मिला के 3 वोट, ज्यादा वोट बचे हुए। अब कांग्रेस को डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कर ली होगी कि किस तरीके से कांग्रेस में सेध लगाना है। और अभी जो महेश मोहन यादव जी का बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल का जो बयान आया है, कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया है, नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है कि मध्य ग्वालियर चंबल संभाग से 8 कांग्रेस के जो एमएलए 6 से 8 हमारे संपर्क के अंदर है और वो हमारे फेवर में वोट करेंगे। और जो बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जो वहां के संगठन के लोगों ने कहा है कि आज आप लेकर जा रहे हो ना इनको, बातचीत हमारी पहले हो चुकी है, वोटिंग करने तो वहीं आएंगे ना, आज फोन रख लोगे। इतने दिन तो वो फोन पे हमारे साथ अवेलेबल थे, हमने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, आप ले जाइए वोटिंग करने, तो आप उनको यहाँ पर लेकर आओगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए होगी इस समय बचाना। तो मतलब तिजोरी की चाबी पहले बनवा चुकी है। मीनाक्षी नटराजन नाम ऐसा दिया कि पार्टी के कई विधायक उस बात से नाराज है, वो चाहते थे कि भाई किसी युवा को भेजा जाता, किसी दूसरे को। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है वैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्रॉस वोट के डर से किसी पार्टी को जाना पड़ रहा है। क्यों टूटने के पीछे प्रलोभन होगा या डर होगा, यही बातें होती हैं। और क्या होता है या एक तीसरी बात यहाँ हो सकती है कि मीनाक्षी जी से कोई बहुत ही नाराज हो, या दिग्विजय जी और कमलनाथ जी पीछे से कोई खेल कर रहे हो कि हमको नहीं भेजा तो उसको भी ना जाने दो। वोट नहीं देने के लिए कि नाराज है, पार्टी एक पार्टी डिसिप्लिन से चलती है। और राज्यसभा के चुनाव में तो एक और बड़ी बात है कि कोई वहां पर सीक्रेट बैलेट नहीं है, दिखा के करना है, आपको वोट दिखा के करना पड़ता है। अच्छा, तो इसलिए ये कोई इतना वो नहीं है कि आप पार्टी को, तो जब आप वोट किसी को दूसरे को दे रहे हैं तो आपको तय कर लिया है आपने कि पार्टी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, तब हो सकता है। सीक्रेट वोट नहीं है कि आपको पता नहीं पड़ेगा, पता चली जाएगा किसने क्रॉस वोट तो आपको एजेंट को दिखाना पड़ता है वोट। अच्छा, कि आप किसको वोट कर रहे हैं। इतना लेकिन आपने ग्वालियर चंबल के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का जिक्र नहीं किया इसमें, सिंधिया जी का। सर जानते सबको। सर इससे बड़ा इंटरेस्टिंग तो झारखंड में भी हो गया है, परिमल नथानी आ गए वहां पर, वहां तो 28 चाहिए और 28 ही है कांग्रेस के पास जेएमएम से मिला के। तो एक भी वोट इधर से उधर हो गया तो कांग्रेस के उम्मीदवार की स्थिति खंभीर हो गई। और झारखंड तो कांग्रेस हार रही है, वहां परिमल नथवानी जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया। मजेदार बयान दिया है शायद बाबूलाल मरांडी का या इनके किसी बीजेपी के बाबूलाल मरांडी का। उनसे पूछा गया कि कैसे आपके पास पूरे नंबर तो नहीं है, बोले हमारे पास जितने हमने उतना दे दिया, समर्थन दे दिया, बाकी जो चुनाव लड़ रहा है वो भी तो कुछ करेगा। देखिए वो बहुत कुछ कर सकता है। ये राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, ये राजनीतिक सेंधमारी है। जो कर रहा है है तो सेंधमारी कह सकते हैं। सर वो नथवानी जो 2 बार एमपी रह चुके झारखंड से, ऐसा नहीं है, राज्यसभा में 2 बार वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और ये जो बचाव की कोशिशें हो रही है वो भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने विधायकों, जाहिर सी बात है, जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। हाँ। लेकिन जो इतना डरे हुए हैं और विधायकों को ले जा रहे हैं, उनको भी अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। बीजेपी ने डरा के तो रखा ही हुआ है इस सारे मामले। सर आप अपना किस्सा सुना दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, ये चुनाव को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत पुरानी बात है। 30-35 मतलब ये लगता है ना आपको कि आज ही ऐसा हो रहा है। 31 साल पहले राजस्थान में एक इंडस्ट्रीज राज्यसभा के लिए आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास पूरे वोट थे, उनके कैंडिडेट बन सकते। एक बड़े संपादक जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, मैं अखबार में काम कर रहा था, कि विजय तुम्हें पता आज क्या है, कौन क्या हो रहा है राज्यसभा की वोटिंग का। ये संभावना, अब इसमें तो क्या टूट होने, उस समय तो इतना ज़्यादा लगता भी नहीं था। नहीं, ये किसकी तरफ से लड़ रहे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे? इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। इंडिपेंडेंट के वो तो सब साथ होते हैं ना, उनके इंडिपेंडेंट नाम होता है उनका। ठीक है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि एक होटल में आइए, तो 5 सितारा होटल में मैं रात को गया, तो सर कोई था ही नहीं कि जो पार्टी के लिए वोट देने के लिए खड़ा हो। सब उद्योगपति के पीछे। मतलब वो तो अच्छा हो, मेरी स्टोरी फ्लॉप नहीं हुई, मैं चला गया। कांग्रेस भाजपा दोनों के वहां पर गजब। और फिर उसमें से हुआ कि भाई अब ये तो हो गया, अब तुम अपनी अपनी सीट पार्टी को दे दो। दूसरा उदाहरण एक और है, आप भी और वो उद्योगपति तो नथवानी जी के नाखून के बराबर भी नहीं होगा।
वो अलग बात है ना। दूसरी बात, एक और उद्योगपति के बिना भी एक बड़े इंडिपेंडेंट जो है राहुल जी के मित्र रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, न पार्टी की तरफ से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़े, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया, मतलब जिसका सपोर्ट कर रहे थे वो पार्टी खुद की कोई टिकट नहीं थे, फिर भी वही जीते। ऐसे बहुत सारे हैं। खेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किस पार्टी की तरफ से क्या क्या कहा गया उसकी डिटेल में आपको बताता हूं। खबर यह आई कि लेफ्ट ने सबसे पहले यह कहा कि हमारी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए था राहुल गांधी को, जो केरल के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा, और कहा कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा दुश्मन और दोस्त में कुछ फर्क कीजिए। डीएमके नहीं आई तो ये सवाल भी उठाया गया कि डीएमके क्यों नहीं आई, पिछली मीटिंग में तो वो थी, कांग्रेस ने ऐसा किया डीएमके के साथ, छोड़ के चली गई, तो इसलिए डीएमके नहीं आई। तो ये दोनों सवाल कांग्रेस से थे। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस पार्टी की बात की और कहा कि ये अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल इनको बनाना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग कांग्रेस बैशिंग मीटिंग बन गई। सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से होने लगे। बाद में जो उन्होंने ऐलान किया कि हम बीजेपी के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, वो तो चलिए अलग बात है। अंदर ये हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बयान आपको सुनाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी से कांग्रेस पार्टी से अलग हुए नेता हैं, ठीक है। अब ये जो बोलेंगे आप ये कह सकते हैं कि ये इनको तो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलना है, अग्रीड, लेकिन बात जो वो कह रहे हैं पॉइंट पर बात होगी। उन्होंने ये कहा, प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि गठबंधन के जो जितने नेता हैं ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और फिर उन्होंने साफ साफ कहा इसमें कोई शक नहीं है, क्लैरिटी है इन सारे नेताओं को कि राहुल गांधी की लीडरशिप में बीजेपी को हराने का कोई चांस नहीं है। राहुल गांधी कभी ममता को लाइक नहीं करते और ममता दीदी राहुल गांधी को लाइक नहीं करती। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं ये सब ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष बीजेपी से नहीं लड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक छुटा हुआ कारतूस हो गए। तो अगर विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले नेता विपक्ष के पद से राहुल जी को हटाना पड़ेगा। बहुत जल्दी कांग्रेस एक और विभाजन देखेगी। इंडिया गठबंधन जैसी चीज आज जमीन पे कहीं नहीं है। इनकी बातों पर आपको हम चर्चा करें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग छोटा सा एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का। इंडिया अलायंस की मीटिंग में अखिलेश यादव जब जा रहे थे, जाने से पहले उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनको नजर आ गया। बड़ा, जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता आया हुआ हो तो हर जगह लोग खड़े हो जाते हैं। तो अखिलेश जी ने उसको बुलाया, इधर आओ। फिर उससे कुछ कहा और उसके बहुत पॉलिटिकल मतलब निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ता से कहा कि चलिए आप खुद ही सुन लीजिए, मैं क्यों बताऊं। नमस्ते। तुम क्या कर रहे हो? क्या इंतजाम देख रहे हो? नमस्ते। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे बोलना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या इंतजाम देख रहे हो? नमस्ते। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे बोलना चाहिए। बात हंसते हंसते कही, लेकिन क्या कहा, कांग्रेस के लोग कुछ खिलाफ लिख रहे हैं, जरा पता करके बताना मुझे। और ये तो है भरोसा है एक दूसरे के ऊपर। ये है इंडिया गठबंधन की हकीकत। सारे सबके निशाने पर कांग्रेस पार्टी, और जब कांग्रेस पार्टी कहते हैं तो पढ़िए उसको राहुल गांधी। कोई शक सर? नहीं, शक तो इसलिए नहीं कर सकते कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। तो अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी जवाबदेही राहुल गांधी की बनेगी। ट्रस्ट डेफिसिट का उदाहरण आपने दे ही दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये जो बोल रही हैं देखिए। और लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है ना, और उसमें जो शामिल घटक दल है उनके आपस के रिश्ते देख लें, पुराना इतिहास देख लें, तो ये मैरिज ऑफ कंपल्सन है, कन्विक्शन नहीं है। क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, आपको मोदी और बीजेपी का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है उसमें किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाना है, इसलिए सब लोग साथ हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए कि अभी लेफ्ट से शिकायत करती, सीपीआई ने शिकायत की कि आपने केरल में हमको हमारे ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। बंगाल में राहुल गांधी किस तरह से बोल रहे थे ममता बनर्जी को कि अगर आपने ठीक से सरकार नहीं चलाई होती तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता, या बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज है। तो कुल मिला के आपस में कोई सद्भाव है ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी अखिलेश जी वाला जो सुना आपने राहुल जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश यादव ने एक और भी बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि
कांग्रेस को बड़ा मन रखना चाहिए। हाँ, कल बोला ना, बड़ा मन रखना चाहिए और तो आप बड़ी पार्टी है, आप बड़ी पार्टी हैं। सीटें देने के नाम पे बताएंगे, पूछेंगे कितनी बड़ी पार्टी मानते हैं कांग्रेस को। तो देखिए सारी सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस है, तो सबकी जो उम्मीद है या नाराजगी है वो भी कांग्रेस से ही इस सारे उसमें। और सबको जो भी मिलना है, अगर हम सीट वाइज देखें, अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में कहीं जाते हैं तो सबकी जरूरत ये होगी कि कांग्रेस को कम सीटें दें और खुद ज्यादा लड़ें। तो और कांग्रेस की जरूरत ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लड़ें ताकि उनका संगठन आगे बढ़ सके। तो ये कश्मकश जो है इस संगठन, या ये कहें हम जो विपक्षी दल का ये गठबंधन है, इसमें हमेशा रहे। अब वो जो प्रमोद कृष्णन जी कह रहे थे, आचार्य जी, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को की लीडरशिप पर क्लैरिटी है कि ये नहीं, सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो मैंने पहली राइडर लगाया कि वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो ठीक है, ये उनकी बात को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कुछ होना जाना नहीं है, ये बाकी सारी पार्टियां जानती हैं। पहले तो ये एक बात, फिर उन्होंने कहा कांग्रेस की में स्प्लिट का इंतजार कीजिए। नहीं, राहुल जी को लेकर तो उनका ये सनातन भाव है, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो प्रियंका जी के साथ ही लड़ाई लड़ते रहे और उसमें वो बहुत कामयाबी नहीं मिली और कांग्रेस तब से ही टूट रही है। अच्छा, तो अब वो जब टूटेगी महत्वपूर्ण बात वो है कि राहुल कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। ये सच है आज की तारीख में। बाकी किसी को पसंद हो नहीं पसंद हो, उसका फायदा होगा नुकसान होगा, ये भी अलग इशू है। लेकिन कल जो एक बात बड़ी हुई वो इम्पॉर्टेंट थी, जो इसकी चर्चा शायद नहीं हुई है, वो ये कि पिछली बार भी इंडिया गठबंधन ने ये एक्सरसाइज की थी कि हर बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा जाए और 300-325 सीटों पर ऐसा दिया भी हुआ गया। अब इस बार उसको ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा ऑनेस्टली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उन्होंने कहा कि 450 सीटों पर कम से कम ये कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ यदि ये कोशिश वो कर ले, बाकी सब चलता रहता है, क्योंकि ये विचारधारा वाला मामला तो सब पार्टियां अलग अलग है तो विचार अलग अलग होंगे, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। और पिछले गठबंधन जितने हुए हैं उनमें देख लेंगे तो सबकी मुख्य बात तो वही है कि बीजेपी के सामने उम्मीदवार एक ही हो। तो क्या वो उस पर ऑनेस्टली कर सकते हैं या केवल मीटिंग के तौर पर ये बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। और 8 अगस्त को वो बैठक कर रहे हैं अगली बार हैदराबाद में। बेहतर होता कि उससे पहले कोई एक सड़क पे भी दिखते, सड़क पर भी दिखे, मतलब मीटिंग तो करते रहते। ममता बनर्जी जा रही है अभी 4 बजे सोनिया गांधी से मिलने। कल बैठे हुए विजय लक्ष्मी ने ही ट्वीट किया है, इंडिया टीवी की जो मैंने देखा नहीं है, विजय लक्ष्मी का ही ट्वीट है कि अभी शाम को सोनिया जी से मिलने जा रही है और कल बैठक होगी और आज मिलने जा रही है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी अपने लिए कोई स्पेस देख रही होगी कि कैसे दिल्ली की राजनीति की जाए, बंगाल के अंदर कांग्रेस क्या मर्जी तो नहीं कर देंगे कांग्रेस में। अब क्या बातचीत हो रही है, जिस तरीके से सांसद टूटे हैं, तो क्या अब कांग्रेस के साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी एक अपनापन दिखा रही है, अपनात्व दिखा रही है, सोनिया गांधी से कल बैठक हुई, आज फिर मिलने जा रही है, तो भविष्य को लेकर क्या वो चाहती है कि भाई मुझे दिल्ली बुलाया जाए, मैं दिल्ली में राजनीति करूंगी, मोदी के खिलाफ मैं यहाँ पर सारी पार्टियों को एकत्रित करूंगी। वो मुझे लगता है अपने लिए एक भूमिका देखना चाहती हो कि अब वो विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है, तो वो चाहती हो कि मुझे इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए जिससे मैं मोदी के खिलाफ एक मोमेंटम खड़ा कर सकूं। ये वैसे सोच के देखिए कि ममता बनर्जी अगर मर्ज करती हैं अपनी पार्टी को कांग्रेस में, एक तो उनके हालात वैसे हो गए हैं पार्टी के पास, शरद पवार के से बुरे हालात थे, उसके बाद शरद पवार ने मर्ज नहीं की। शरद पवार ने, जबकि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस इतनी मजबूत है, बंगाल में तो कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में इतनी मजबूत होने के बाद शरद पवार ने अभी तक मर्ज करने को तैयार नहीं है। उस स्थिति के अंदर ममता बनर्जी करेगी, ममता बनर्जी तो अभी इंतजार करेगी 2029 के लोकसभा का। अगर लोकसभा में वो फिर वो वापस करती है तो उनको जरूरत नहीं होगी। चुनाव होने वाले नवंबर में वहां पर, तो उसमें भी वो अपनी कैसे 4 बजे सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी ममता बनर्जी। और खबरें ये हैं कि कांग्रेस ने उनसे कहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि अब आप घर आ जाइए, वापस आ जाइए, मर्ज कर लीजिए अपने आप को। ऐसा सुझाव वो संजय राउत ने भी दिया, जो शिवसेना के नेता हैं, कि एनसीपी और टीएमसी दोनों को कांग्रेस में मर्ज कर लेना चाहिए। देखिए, सुझाव देना अलग चीज़ है, आज के हालात अलग चीज़ है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं इतिहास में ये देखना पड़ेगा कि ये सब कांग्रेस से अलग क्यों हुए थे। शरद पवार तो 2 बार कांग्रेस से अलग हुए, ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकाली गई, उसके बाद अलग पार्टी बनाई। तो कांग्रेस से अलग होने का सिलसिला क्यों चला, जब तक उन कारणों का निवारण नहीं होगा और कांग्रेस क्षेत्रीय नेताओं की आकांक्षाओं और अस्मिता को सम्मान जब तक नहीं दे पाएगी, तब तक ये सारा प्रक्रिया उल्टा कर पाना संभव। राहुल जी, ऐसे हो जाती हैं पार्टियां क्या वापस मर्ज हो जाती हैं? देखिए, ममता बनर्जी को अपनी पार्टी का असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर उनको ये लग रहा है कि उनकी पार्टी नहीं बचेगी तो बाकी क्या उनके पास रह जाएगा। और ऐसे में ये तो बात देखी मैंने, ये मीटिंग से पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी गले मिल रहे थे, ये भी तस्वीरें हमने देखी। नहीं, उनको बहुत रिगार्ड दिया सोनिया जी ने, ममता जी को बहुत रिगार्ड दिया। ये ममता बनर्जी पर डिपेंड करेगा, जिस पार्टी से अलग होकर, जिसको वो मानती थी कि उस पार्टी में रहकर उनका अस्तित्व नहीं रहेगा,
उससे अलग होके ही तो उन्होंने अपना सारा पार्टी शुरू की थी, और उसके बाद उन्होंने जो है उमा जो भी भारती किया, उमा भारती ने पश्चिम पार्टी बंगाल। बनाई, उमा भारती लौटाती है, येदियुरप्पा पार्टी बनाते, येदियुरप्पा लौटाते हैं। तो ये तो है कि ममता बनर्जी लौट सकती है, ये कांग्रेस प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, क्वाइट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्या है श्रेणी, किस लौट श्रेणी सकती में? है, ऐसा नहीं है कि नहीं लौट सकती। मुझे अभी तो कोई संभावना उसकी नहीं नहीं लगती लगती है, और आपको? सब राजनीतिक दल समझते हैं कि उनकी अलग कोई आइडेंटिटी रहती है, तो वो फिर भी अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं मर्ज करके, तो उनका कोई वजूद ही नहीं रह जाता ना, फिर वो क्या करेंगे। आज ममता जी के साथ बैठे गले मिलने की फोटो आपने देखी है, कांग्रेस में रहेंगी तो क्या सोनिया गांधी और ममता की ऐसे गले मिलने की फोटो आप देख सकते हैं दोबारा? फिर तो बॉस हो जाएंगी वो। हाँ, तो इसीलिए ना, तो वो सब लोग, और इतनी छोटी छोटी पार्टी आप देख रहे हैं, वो चिराग पासवान 2 एमपीज के साथ भी अलग पार्टी बनाकर बैठे रहे थे, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, सारे ही लोग हैं। तो एक शेर की एक लाइन मुझे याद आ रही थी, पहले मुझे याद था लेकिन मैंने कहा कि इसको पढ़ ले, कि उसमें कहा गया है कि दरिया जो है, ढूंढ लीजिए आप सर, कोई शेर होना नहीं चाहिए। शेर की अच्छी लाइन थी कि ये है कि जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, तो ये बेसिक लाइन है। तो ये दरिया बात है तो ना, ठीक है। समंदर आज से वो मिला बॉस हैं, नहीं। अपने आप में हाँ, सर्वे अपने सर्वा आप है। में सर्वे सर्वा है। अब ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखिए उनको क्या मिलता है कांग्रेस में आगे, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड मुझे आप संजय राउत वाली बात करें सर, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि कांग्रेस से निकली पार्टियां सब कांग्रेस में आ जाए। 2 का नाम दिया था दोनों, शिवसेना से टीएमसी और निकली एनसीपी पार्टियां को। शिवसेना में जा रही हैं क्या? पहले ये तो तय हो शिवसेना है किसकी, अगर ये तो सेटल हो गया है क्या? आपने ठीक कहा कि भाई ये सुझाव देना जो है, हाँ वो ठीक अपनी है। जगह है, पर व्यवहारिक कारण आपको समझने पड़ेंगे, तभी कोई रास्ता उसके बाद बनता है। सलाह देना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। सलाह देना बहुत है, रायचंद तो अपने वैसे ही बहुत मिल जाते फिलहाल हैं। ममता मर्ज नहीं करेगी सर, मुझे लगता है 2029 लोकसभा का इंतजार करेगी, 2 साल वो ठीक है साहब, समय चूंकि हो गया, लेकिन एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखा देता हूं। मैंने देखा, मुझे भी रोचक लगी, और फिर मैंने कमेंट्स देखे तो लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे थे। आप में से किसने अखिलेश यादव को बिना टोपी के देखा है? बात वाकई हंसी मजाक की है, लेकिन आप में से किसने अखिलेश यादव को बिना टोपी के देखा है? आपको याद है? आप लोगों को याद है? नहीं, याद नहीं पड़ता। याद आता है आपको? दिखाओ, मैं आज आपको दिखा देता हूं। एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव जी बिना टोपी के थे और कैजुअल कपड़ों में थे, क्योंकि हमने अखिलेश जी को हमेशा कुर्ते पजामे में और हमेशा लाल टोपी, अपनी पार्टी के रंग वाली टोपी, उसमें देखा है। अब ये आते की तस्वीर है दिल्ली या जाते की, मैं नहीं कहना चाहता, मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर आई है। अखिलेश जी और उनके साथ कुछ सीआईएसएफ वाले जो हैं वो फोटो भी खिंचा रहे थे, तो ये आप देख लीजिए, जीन्स और टी शर्ट में वो हैं, और टोपी नहीं है, बाल पीछे की तरफ करके यूं बनाए हुए। इनका नया मतलब इस लुक में नहीं देखा गया है अखिलेश को, तो हमने कहा चलिए नहीं, अच्छी पिक्चर है। इससे लगता है कि नेताओं की अपनी कोई, इनकी भी कोई प्राइवेट लाइफ भी है। हमेशा ही कहता हूं कि थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए ना, नॉर्मल तरीके से भी रहा जाए ना, इतना ओढ़ कर रहना हमेशा ही क्या है। ठीक है, चल रहा है। चलिए सर, तो ठीक है सर, ये तो अब आपको ये नजर में, अब जब आप इमेजिन करेंगे तो ये तस्वीर भी आएगी, वो केवल वो कुर्ते पजामे वाली नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। राहुल जी, विजय जी, राजकुमार जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।